वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर। ऊष्माक्षेपी या अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कौन सी होती है? देखिए, वह अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें नए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का यानी हीट का, क्षेपी यानी क्षेपण, निकलना, एक्सोथर्मिक बाहर निकलना। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि वो अभिक्रियाएं जिनके अंदर जब नए उत्पाद बनते हैं तो उनके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्षेपी का मतलब होता है निकलना। जैसे आपने सुना होगा ना, प्रक्षेपण, उपग्रह का प्रक्षेपण किया, प्रक्षेपण यानी छोड़ना, निकलना। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निकलना। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक प्रयोग करते हैं हम कि हम एक बीकर लेते हैं, कांच का एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर थोड़ा पानी डाल लेते हैं। ठीक है, पानी डाल लेते हैं और जब हमने पानी डाल लिया उस समय तापमापी से यानी थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, उस पानी का जो तापमान है
उसको नोट करके रख लेते हैं कि क्या टेम्परेचर है उसका। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डालते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डालते हैं और उसे हिलाते हैं, हिला करके पूरा मिक्स कर लेते हैं और वापस से थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, आप क्या देखोगे, हम देखेंगे कि हमने जो पहले टेम्परेचर लिया था और जो टेम्परेचर हमने बाद में लिया था, तो हम देखेंगे कि जो बाद वाला जो टेम्परेचर है वो ज्यादा आया, पहले वाला कम था। ज्यादा क्यों आया, टेम्परेचर ज्यादा क्यों आया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जब पानी में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी के बीच में एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया में कुछ निश्चित तौर पे ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा निकलने के कारण, ये जो ऊष्मा निकली उस अभिक्रिया के दौरान, उस अभिक्रिया के कारण, उस ऊष्मा के निकलने के कारण ही ये पानी जो था हमारे पास में बीकर के अंदर, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकली और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहां पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दैनिक जीवन में दो चीजें और होती हैं जहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, रिएक्शन का हम उदाहरण देख सकते हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, यह भी एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। क्योंकि कभी आप नोट कीजिएगा कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो सांस गर्म होती है, गर्म होती है, इसका मतलब लेते समय तो गर्म नहीं होती, लेकिन बाहर छोड़ते हैं वो सांस गर्म होती है। इसका मतलब अंदर जो भी अभिक्रिया हुई है उसके अंदर ऊष्मा निकली है। ठीक है, तो श्वसन जो हमारी क्रिया है, सांस लेने की हमारी जो क्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है। इसी तरह से एक होती है किण्वन की प्रक्रिया, सड़न की प्रक्रिया। किण्वन या सड़न की जो प्रक्रिया होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, किण्वन की या फर्मेंटेशन की या सड़न की जो प्रक्रिया होती है वो भी ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें भी ऊष्मा निकलती है। जब भी कभी आप देखेंगे कोई चीज सड़ रही है तो हम देखेंगे कि वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां ये बात तो क्लियर हो गई कि वो अभिक्रिया जिसमें नए उत्पाद के साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसमें उदाहरण के तौर पे हमने तीन चीजों को उदाहरण लिए। पहली चीज तो हमने कहा जब हम पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। इसी तरह से हमारे सांस लेने की जो रेस्पिरेशन की जो हमारी प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया है, वो भी हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक है। इसी तरह से किण्वन या सड़न की जो प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, वो भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। तो ये तो बात हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया की। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। जहां तक
ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया की बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा यानी हीट, शोषी यानी अवशोषण, सोखना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें नए उत्पाद निर्माण के साथ साथ, नए चीजों के, नए प्रोडक्ट्स के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी हुई? वह अभिक्रिया जिसमें नए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा निकलती नहीं है बल्कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषित हो जाती है। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया। शोषी का मतलब क्या होता है? साफ दिख रहा है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं हम, सेम उसी तरह से जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने लिया था। हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में सबसे पहले उस पानी का तापमापी के माध्यम से, थर्मामीटर के माध्यम से टेम्परेचर, तापमान नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। नोट करने के बाद में हम बारी बारी से दो चीजें डाल के देखते हैं। एक तो है कलमी शोरा, कलमी शोरा, कलमी शोरा। कलमी शोरा को, या जो हम इसको अन्य भाषा में कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। कलमी शोरा क्या होता है? विज्ञान की भाषा में पोटेशियम नाइट्रेट। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट या कलमी शोरे का फार्मूला क्या होता है? KNO3। कलमी शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 ये पदार्थ हम लेते हैं और लेकर के इस पानी में डाल देते हैं। ठीक है, और उसको हिला देते हैं पहले की तरह और उसका एक लिक्विड बनाते हैं, विलियन बनाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हम देखते हैं बाद में, इसको टच करके देखते हैं तो हमें वैसे ही ठंडा नजर आएगा। चाहे तो हम दोबारा से टेम्परेचर इसका नोट करते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि जो टेम्परेचर हमने पहले लिया था और जो टेम्परेचर हमने बाद में लिया है, तो हम देखेंगे कि बाद वाला जो टेम्परेचर है वो पहले से कम हो गया है। यानी टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अभिक्रिया हुई पानी में कलमी शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 को डालने पर जो अभिक्रिया हुई वो कैसी थी? उसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। यानी वो प्रक्रिया कैसी थी? ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। क्लियर? अच्छा, कलमी शोरे या पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पर हम एक दूसरा पदार्थ भी ले सकते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा पहले भी की थी। वो है नौसादर। नौसादर, नौसादर। नौसादर को विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। ये अमोनिया का है और ये क्लोराइड का है, दोनों जुड़ करके हो गए अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। Cl क्लोरीन का होता है, तो अमोनिया के साथ में जब क्लोरीन जुड़ जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और अमोनियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में हम नौसादर कहते हैं। और नौसादर क्या होता है? नमक का जैसा दिखाई देने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो अगर हम कलमी शोरे या पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 की बजाय पानी के अंदर नौसादर या अमोनियम क्लोराइड
NH4Cl भी डालें तब भी हम देखेंगे कि टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो वो अभिक्रियाएं जिनके अंदर नए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नवी और आखिरी रासायनिक अभिक्रिया पर, और जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कि उदासीन बना दे, किसी भी चीज को उदासीन बना दे, नॉन एक्टिव बना दे, अक्रियाशील बना दे। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे, उदासीन बना दे। ठीक है, अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अम्ल व क्षारक पर। अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षारक को बोलते हैं बेस। तो थोड़ी सी हम पहले चर्चा करते हैं अम्ल पर और क्षारक पर। पहले ये समझना पड़ेगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, तभी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो समझ पाएंगे। हालांकि धातु अधातु वाला जब हमने मेटल और नॉन मेटल वाला जब चैप्टर पढ़ा था उस समय हम इस बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। खैर, थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। अम्ल या एसिड, क्षारक या बेस। अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो कि चखने में कैसे होते हैं? बेहद खट्टे, बेहद खट्टे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, एसिड वे पदार्थ होते हैं जो चखने में बेहद खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पेपर का रंग, नीले लिटमस पेपर का जो रंग है, अगर नीले लिटमस पेपर को हम एसिड में डुबोएं तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर एसिड में या अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। तो अम्ल की या एसिड की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि अम्ल चखने में बेहद खट्टे होते हैं, और दूसरी विशेषता यह होती है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं, उनका रंग बदल करके लाल बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक की भी दो विशेषता होती है, बेस की भी दो विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? दो। पहली तो यह होती है कि क्षारक चखने में कड़वे होते हैं, चखने में कड़वे होते हैं। क्षारक चखने में कड़वे होते हैं, यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? अम्ल के जस्ट अपोजिट, क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर का जो रंग है उसको बदल करके और कैसा कर देते हैं? नीला। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? चखने में खट्टे होते हैं। क्षारक कैसे होते हैं? चखने में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं, जबकि क्षारक जो हैं लाल लिटमस पेपर को नीला बना देते हैं। क्लियर? उल्टा है ना? क्लियर? ठीक है। अच्छा, चलिए, ये तो वो बात हो गई अम्ल की और क्षारक की। अब क्या आप जानते हैं कि अगर हम अम्ल को यानी एसिड को और क्षारक यानी बेस को, इन दोनों को मिक्स कर दें, मिला दें बराबर मात्रा में, तो क्या होगा?
मालूम है आपको? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस, यदि हम इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला दें तो दोनों का ही प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर दोनों में बराबर पावर है और दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है, अर्थात दोनों के दोनों उदासीन हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अम्ल और क्षारक को अगर हम दोनों को मिक्स कर दें बराबर मात्रा में तो दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और दोनों उदासीन हो जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल के साथ बराबर मात्रा में क्षारक को मिलाकर अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, उसे उदासीन कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? अम्ल के बारे में हमने जान लिया, क्षार के बारे में हमने जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल के साथ बराबर मात्रा में क्षारक को मिलाकर अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, उस उदासीन कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए, यहां पे हम आपको एक बात और बता दें कि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो तीन तरह की चीजें, तीन प्रोडक्ट बनते हैं, तीन उत्पाद बनते हैं, तीन उत्पाद बनते हैं। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है, उसके परिणाम स्वरूप तीन उत्पाद बनते हैं हमेशा। कौन कौन से तीन उत्पाद बनते हैं? नंबर वन बनता है लवण, साल्ट, नमक। लवण को हम साल्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसको नमक के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरी चीज बनती है पानी, H2O, पानी। और तीसरी चीज बनती है ऊष्मा, हीट, ऊष्मा, हीट। यानी एक बात तो यहां पर, यह बात भी हमारे ध्यान में आ रही है कि क्योंकि यहां पे ऊष्मा बन रही है, निकल रही है, इसलिए ये कैसी उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया जो कैसी हो गई? ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा निकल रही है ना। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप तीन उत्पाद बनते हैं। एक तो लवण बनता है, एक पानी बनता है, और एक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप लिख लें पूरा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लिख ही देता हूं मैं। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया कराएं, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल लिख रहा है, साफ मालूम है, एसिड है ये। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के क्षारक से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है, एक बेस है। ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया हम क्षारक से करा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के क्षारक से कराएं, तो क्या होता है? तीन चीजें बनेंगी।
कौन कौन सी चीजें बनेंगी? एक तो बनेगा लवण NaCl, ये Na और ये वाला Cl जुड़ करके NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको हम सामान्य तौर पे मानते हैं, ये जानते हैं नमक के नाम से। घरों में जो नमक यूज होता है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, एक तो बनता है सोडियम क्लोराइड, दूसरी चीज क्या बनती है? पानी बनता है H2O प्लस, और क्या होता है? ऊष्मा बनती है, ऊष्मा, उसको हम He हीट कह सकते हैं, ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, क्लियर? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत तीन चीजें बनती हैं, लवण बनता है, पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के अपने क्षारक से कराते हैं तो तीन चीजें बनती हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड नाम का लवण, जिसको कि हम नमक के नाम से जानते हैं, एक पानी बनता है और एक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल के साथ में बराबर मात्रा में क्षारक को मिला करके और अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, रिएक्शन है, इसका दैनिक जीवन में भी हमारे कुछ उपयोग होते हैं। थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहेंगे उन दो उपयोगों के बारे में। एक तो आपने सुना होगा टीवी के ऊपर एक ऐड आता है, एक विज्ञापन आता है, उसमें आता है कि इनो ऑन एसिडिटी गॉन, यानी पेट में जलन अगर हो तो इनो लीजिए और उससे एसिडिटी या उसकी जो पेट की जो जलन होती है, अम्लीयता जो होती है पेट की, वो खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, ये इनो क्या है? व्हाट इज इनो? तो इनो जो है एक क्षारक है, एक बेस है, जो कि हमारे पेट में बनने वाले जो एसिड बन जाता है हमारे पेट के अंदर, कई बार एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर मिल करके, ये हमारा जैसे पेट है, यहाँ पे एसिड बना हुआ है और जलन मचने लगी पेट के अंदर, तो हम जैसे ही इस क्षारक को पीते हैं और ये हमारे पेट में जाता है तो इस अम्ल के ऊपर मिक्स होता है, अम्ल के अंदर, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है और हमारे पेट की जो जलन होती है वो शांत हो जाती है। ठीक है, तो एक तो पेट में जो एसिडिटी होती है उसको रोकने के लिए हम उदासीनीकरण प्रक्रिया का या अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि गांव में या जब भी हम कहीं रहते हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं, हनी बी जो होती है, मधुमक्खी हनी बी, वो लोगों को काट लेती है और लोगों को काटने से क्या होता है, भयंकर दर्द होता है। मधुमक्खी काटने से दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एक विशेष किस्म का एसिड होता है, अम्ल होता है, और वो जब हमें काटती है तो वो अम्ल जो है हमारे शरीर में चला जाता है और उस अम्ल की तीव्रता की वजह से हमें दर्द होता है। अब जब भी मधुमक्खी काटे तो एक इलाज बताया जाता है कि जैसे ही मधुमक्खी जहां पे काटा है उस जगह पे हम चूना लगा दें, चूना। अब चूना लगाते हैं तो उससे हमें राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि चूना जो होता है वो एक क्षारक होता है, एक बेस होता है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि क्षारक जो होते हैं वो अम्ल के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे उदासीनीकरण अभिक्रिया की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दैनिक जीवन में जो उपयोग है हमारा, वो हमने आपको जानकारी दे दी। हालांकि ये जानकारी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि दैनिक जीवन में ये काम अक्सर आपको आएगी, पड़ता रहता है हमारे। और इस प्रकार से ये जो रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा ये चैप्टर था, जिसके अंदर हमने
कुल मिलाकर के बात की थी कि 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की हमने चर्चा कर ली है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।